नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात हैपनिंग हरियाणा पर अपनों के ही उठ रहे सवालों की। खट्टर सरकार का ड्रीम इन्वेस्टमेंट प्लान हैपनिंग हरियाणा उम्मीद से ज्यादा का वादा कर गया। 2 दिन के भीतर 357 कंपनियों की ओर से 5,84,000 करोड़ के निवेश का करार किया गया है। 2 दिन में लाखों करोड़ों को करार कर विदेशी मेहमान मनोहर सरकार को सुनहरे सपने दिखा गए, लेकिन ख्वाबों की हसीन दुनिया को हकीकत का कंकड़ मारने वाले रक्षा राज्य मंत्री रॉ इंद्रजीत सिंह ने हैपनिंग पर कुछ ऐसे हिटिंग सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें सुनने के बाद खुद सरकार भी हैरान है। कि जहां आप लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से और जहां आप लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है हरियाणा के लिए, जहां अपनी बल दिखाया है, मनोबल दिखाया है, वहां साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये 5 लाख करोड़ रुपया जो एमओयू के माध्यम से हमारे को आज के दिन नजर आ रहा है, उससे आधा 5 लाख करोड़। बाबा जी हम तो गिनती में फेल हुए हैं ना। तो एक जीरो का इधर उधर क्या फर्क पड़ता है। तो जो ये इतना ज्यादा धन हरियाणा की तरफ आ रहा है, इसको अमली जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा, जब तक कि सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान ना हो। आपको बना देंगे गडकरी साहब की जगह। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रॉ इंद्रजीत सिंह ने समिट के दूसरे दिन प्रदेश में असमान विकास और पानी का मुद्दा उठाकर सबको हैरान कर दिया। राव के मुताबिक भारी भरकम एमओयू तो ठीक है, लेकिन पिछली सरकार की तरह प्लॉट काटो मुनाफा कमाओ से काम नहीं चलेगा। एमओयू को धरातल पर लाना होगा। Nothing can survive, like I said, in a hostile environment. Also, nothing can survive in a dry environment. Haryana has already a shortage of water. Industries, colonizers, what have you, they have been allowed to indiscriminately take up subsoil water. What's going to happen to the next generation if there is no water? If industries are put up in Haryana, are you going to be able to provide them water in that area? This is something that the government of Haryana should think on well about. पिछले सरकार की नीति तो हमने देखी थी, काटो, बेचो, मुनाफा करो, घर जाओ। पर सस्टेन करने के लिए अगर आपने करना है तो पानी की आपको किल्लत को कम करना पड़ेगा। जहां इंडस्ट्री लगवाओगे वहां पानी जरूर लगवाना पड़ेगा, पानी का प्रावधान वहां पे भी जरूर करना पड़ेगा। ये नहीं कि चोरी छुपी से तो जमीन में से पानी निकालेंगे और इंस्पेक्टर आकर के कहेगा तुम्हारा चालान करेंगे क्या, तो जमीन से तुम पानी निकाल रहे हो। रॉ इंद्रजीत ने समिट के मंच से हरियाणा पर उठाए सवाल, ज्यादातर गुड़गांव में ही निवेश पर उठाए सवाल। प्रदेश के अन्य जिलों में निवेश पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। गुड़गांव के लोग शांति प्रिय, इसीलिए कंपनियां कर रही है निवेश। निवेश के लिए पूरे प्रदेश में बनाना होगा माहौल। अन्य जिलों से राजधानी दिल्ली की कनेक्टिविटी मजबूत हो। सूबे में पानी की किल्लत निवेश में सबसे बड़ी बाधा। एमओयू साइन करने से नहीं बनेगी बात। उद्योग लगाने के लिए कंपनियों को पानी चाहिए, कहां से लाएंगे पानी? उद्योग कंपनियों पर राव का सख्त लहजा। निवेश के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। ये जो 8 नंबर का हाईवे है, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर वाहन चलते हैं, इसको आपको अगर आपकी सहमत हो तो 2 तरफ से और जोड़ दीजिए। और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात का जिक्र इस मीटिंग से पहले उनके साथ बैठकर किया भी। एक तो द्वारका के साथ
आप इसको जोड़ दें। द्वारका वाला एक्सप्रेसवे जाकर के आपका मिल जाए खिड़की दौला तक। दूसरा आप इधर से ईस्ट की तरफ से जोड़ दें, वो जाकर के मिल जाए आपके मानेसर की तरफ तक। जो कंजेशन हमारा यहां से लेकर के मानेसर रेवाड़ी तक का है, उसका सारा बोझ बढ़ जाए तो हरियाणा के अंदर आने जाने की सुविधा होगी। इंडस्ट्री वाले सुबह घर से चलेंगे और शाम को अपना काम करके वापस दिल्ली भी रहना चाहें तो दिल्ली भी पहुंचे। सरकार के हैपनिंग पर राव ने जो सवाल उठाए हैं, कुछ ऐसे ही सवाल कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और सांसद अश्विनी चोपड़ा ने भी उठाए थे। फर्क बस इतना है कि सांसद चोपड़ा और कृषि मंत्री की भविष्यवाणी को एमओयू के बाद अपने ही गलत करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी चीन भी गए थे, फिर उसके बाद कनाडा भी गए थे, जापान भी गए थे, तो निवेश लाने की कोशिश की जा रही थी हरियाणा में। अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा निवेश कोई देश का ही कोई उद्योगपति यहाँ पर निवेश करेगा। बाहर की तो बात छोड़ ही दें। जो कई लाख करोड़ के इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे थे, आज 14-15 देश आ रहे, नहीं तो 25-30 देश आते हैं। लोगों ने कहा कि आपका माहौल का क्या करें। मैं 55 साल का हो गया, मैंने ये नजारा नहीं देखा। तो जो ये इतना ज्यादा धन हरियाणा की तरफ आ रहा है, इसको अमली जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा, जब तक कि सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान ना हो। जर्मनी देखा, चीन देखा, जापान देखा और चेन्नई महाराष्ट्र भी देखा। जिस ग्लोबल समिट के लिए खुद मुख्य मनोहर लाल खट्टर विदेशों की उड़ान भरते रहे, उसी ग्लोबल समिट पर भले ही सरकार अब गदगद हो, लेकिन अपनों के तीखे सवाल अब भी वही के वही हैं। जहां पहले निवेश की राशि पर मंत्रियों की भविष्यवाणी होती नजर आई, अब निवेशकों के भरोसे पर सरकार के अपनों को एतबार नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अपने ही सवाल उठा रहे हैं हैपनिंग हरियाणा पर। चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह, जिनसे बातचीत कर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो सवाल उठा रहे हैं सरकार के ही अपने, उन सवालों का जवाब क्या होगा। महेंद्र जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल बेहद तीखे हैं, बेहद अहम है, और सबसे बड़ी बात सरकार के अपने ही सवाल उठा रहे हैं हैपनिंग हरियाणा पर। निश्चित रूप से बहुत सोचने वाली बात है, सरकार के लिए भी, सरकार के मुखिया के लिए भी जी। और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। बात बहुत सीधी सी है कि आप लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आप करवाने की प्रदेश में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपके घर के अंदर जितने सदस्य हैं उनमें ही अभी एका नहीं है, उनमें ही अभी मनमुटाव है, उनमें ही अभी आपसी विश्वास बरकरार है। सरकार के अंदर जो गहरे अंतर विरोध पिछले कई महीनों से दिखाई दे रहे थे, वो अभी भी ज्यों के त्यों हैं। नहीं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि सांसदों को अलग बयान देना पड़े, सरकार के मंत्री ही सरकार के खिलाफ, सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ, सरकार की मंशा के खिलाफ, एक इवेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और रही बात जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो सवाल उठाए, बहुत बुनियादी सवाल है। कल आपकी इसी विषय पर जो एक डिबेट हुई थी शाम को, मैंने उसमें भी बहुत क्लियर कह दिया था, अभी तक प्रदेश में जितनी भी छोटी बड़ी इकाइयां हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, कोई भी प्रोडक्शन हो उनका, अभी तक किसी भी छोटी बड़ी इकाई में ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि स्थानीय युवा को इतने परसेंट युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जब तक आप स्थानीय युवाओं को आप उसमें रोजगार देना सुनिश्चित नहीं करेंगे, प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या लगातार और बढ़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आप कितनी छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगा लीजिए, कितना ही बिजनेस को फैला लीजिए, उसका प्रदेश के युवाओं को तो कोई लाभ मिल ही नहीं रहा। फिर ये किसके लिए है? फिर ये इतनी जो फैक्ट्रियां खुल रही हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, फिर ये किसके लिए? सीधी सी बात है कि उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनसे अपने हित सधवाने के लिए। बात बहुत सीधी सी बात है। और दूसरी बात, जैसा राव साहब ने बहुत बेसिक सवाल उठाए थे कि पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ये एक ऐसा सवाल है, इस पर आज तक सरकारों ने प्रदेश की जनता से सिर्फ झूठ और केवल झूठ बोला है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय हरियाणा प्रदेश पिछले कई वर्षों से पानी की दो तरह की समस्या से जूझ रहा है।
आधे हरियाणा में पानी की अधिक उपलब्धता है और आधे हरियाणा में पानी है ही नहीं। तो एक तरफ तो हरियाणा पानी की अधिक उपलब्धता से परेशान है और एक तरफ हरियाणा पानी है ही नहीं उससे परेशान है। तो इस चीज को कैसे बैलेंस किया जाए, आज तक विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें रही है, किसी ने भी इस पर कोई ठोस काम नहीं किया है। सिर्फ तात्कालिक जो समस्याएं हैं उनका तात्कालिक समाधान तो कर दिया है, लेकिन दूरगामी जो इलाज होना चाहिए वो आज तक नहीं किया गया है। अब जो इतने 5,85,00,000 करोड़ के आसपास का जो MOU साइन हुए हैं, देखने वाली बात ये होगी कि इन MOU के माध्यम से कितना पैसा प्रदेश में आता है। अभी एक नया पैसा नहीं आया है, बहुत सीधी सी बात है। MOU तो बहुत साइन हो गए। अच्छा, इसके लिए सरकार को अपना रोड मैप बनाना होगा, अपना ब्लूप्रिंट लाना होगा। और दूसरा, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि सरकार इस चीज को बताए कि प्रदेश के किस सेक्टर को इस समय सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सब आपको नहीं लगता कि ये जो रोड मैप या ब्लूप्रिंट है ये पहले तैयार हो जाना चाहिए था, बाद में इस तरह का सबमिट करना चाहिए था? कह रहा हूं। और जो औद्योगिक नीति है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कुछ नामंजूर की गई है, अभी उसमें भी बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है। तो ये बेहतर होता कि सरकार पहले ये रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार करती, औद्योगिक नीति को बेहतर बनाती, तब जाकर इस तरह के समिट होते, आयोजन होते तो ज्यादा बेहतर होते, ज्यादा सफल होते। मैं वही आपको कह रहा हूं कि सरकार ने समिट को लेकर तैयारियों का तो होमवर्क किया, लेकिन जो एक जमीनी स्तर पर जो इस तमाम चीजों को जो एक अमली जामा पहनाना है उसको लेकर कोई होमवर्क सरकार का दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होमवर्क होता तो मेरा ये पक्का विश्वास है कि कल जैसे ही समिट का समापन हुआ, मुख्यमंत्री पूरे देश की मीडिया गुड़गांव में मौजूद थी, आयोजन स्थल पर मौजूद थी। अगर उनका कंप्लीट होमवर्क होता तो आप समिट के समापन के बाद आप मीडिया को आप एड्रेस करते, बताते कि हमारा ये रोड मैप है, हमारा ये ब्लूप्रिंट है, अब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऐसे इस तरह की कोई बातचीत नहीं, बल्कि मीडिया मुख्यमंत्री से लगातार बातचीत करने के लिए उनसे संपर्क साधा गया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी बात नहीं की। क्यों? बहुत सीधी सी बात है कि आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपका कोई होमवर्क ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो इतनी बड़ी समिट हुई है और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की आप उम्मीद लेकर बैठ गए हैं, इसके लिए सबसे पहले सरकार को और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनको बैठकर आपस में बातचीत करनी होगी, संवाद स्थापित करना होगा और आगे कैसे बढ़ा जाए उस बारे में सोचना होगा। भरोसे की, आपसी विश्वास की अभी भी लगातार कमी दिखाई दे रही है सरकार के अंदर। और बहुत सीधी सी बात है, सरकार के मंत्री ही अभी आपस में अंतर विरोधों से जूझ रहे हैं, मुख्यमंत्री को कहीं किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब इस तरह की बातचीत है तो आप कैसे प्रदेश को आप आगे ले जाएंगे? फिर रेणु जी, एक बात और मैं कहता हूं, हम हरियाणा प्रदेश को हम एग्रीकल्चर स्टेट कहते हैं, बहुत सीधी सी बात है। कुछ इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको पैसे की सबसे अधिक कहां जरूरत है? सीधी सी बात है। अच्छा, फिर एग्रीकल्चर को अभी कहीं पर भी अभी एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। आप पहले उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए, फिर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको आप अपने तरीके से खर्च कीजिए। फिर इसमें भी एक सवाल उठता है कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मुताबिक काम करेंगे या आप अपना काम उनसे कराएंगे? ये अपने आप में कई तरह के सवाल है। जैसा राव साहब ने एक बात कही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए रियल एस्टेट का कि आप प्लॉट काटो, बेचो और पैसा कमाओ। अच्छा, फिर एक बात और है, क्या वजह है कि गुड़गांव को, दरअसल देखने वाली बात यह है कि आप गुड़गांव को किस चश्मे से देख रहे हैं। आप अगर गुड़गांव को एक मार्केट के रूप में देख रहे हैं तो फिर यहाँ की जन समस्या, यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट, उन पर कौन सोचेगा, उन पर कौन काम करेगा? बिल्कुल चर्चा करेंगे इस पर। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी जो तमाम सवाल राविंद्रजीत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो अपनों की तरफ से उठा रहे हैं, उन सभी पर करेंगे चर्चा। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नजर आई सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास
Riva, a beating force in style. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास होगा, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Voga, a beating force in style. तो हैपनिंग हरियाणा पर अपनों के उठ रहे सवालों पर इस खास खबर में चर्चा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव के जो रैपिड सवाल हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राव ने एक और मुद्दे पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं महेंद्र सिंह जी की क्या वजह है कि अन्य जगहों पर निवेश के लायक माहौल नहीं बनाया जा रहा है, गुड़गांव पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जबकि एक समान निवेश होता प्रदेश में, जैसे एक समान विकास अगर होता है तो पूरे प्रदेश के लिए अच्छा होता, अगर एक समान निवेश होता तो परिस्थितियां भी ज्यादा बेहतर होती। मैंने वही तो अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बताया था कि आप गुड़गांव को एक मार्केट के रूप में देख रहे हैं, सिर्फ गुड़गांव को, इसके अलावा पूरा प्रदेश आपने खाली छोड़ दिया। ये मैंने बताया कि सरकार का होमवर्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर होमवर्क होता तो सरकार ये बताती कि हमको पूरे प्रदेश में हमको यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमको ये अभी इस क्षेत्र में इस सेक्टर में अभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, यहाँ पर हम इस विकास की रोशनी को पहुंचाएंगे, यहाँ पर हम रोजगार की रोशनी को पहुंचाएंगे। तो इस तरह की भी कहीं पर भी कोई बात दिखाई नहीं दी है। अब जैसे हम मान लो साउथ हरियाणा का बिल्कुल अंतिम छोर का एक क्षेत्र है नांगल चौधरी, या नारनौल से आप आगे चले जाइए, या नारनौल को ही ले लीजिए, वहां पर क्या आप करेंगे कोई अभी कुछ पता नहीं है। तो ये जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां का आपने क्या अध्ययन किया है, वहां पर किस तरह के रोजगार की, किस तरह की इंडस्ट्री की आपको नीड है, तो ये चीज जनता के सामने आनी चाहिए, ये मीडिया में ये चीजें आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार अगर इतनी साफ नीयत से काम करेगी, एक विजन के साथ काम करेगी, तो कोई वजह नहीं है कि सरकार को सपोर्ट मिलने में कहीं कोई कमी रहेगी। तो आपको लगता है कि उस दिशा में सरकार या तो सही तरीके से कदम नहीं उठा पा रही या उस एजेंडे पर चल नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो एक एजेंडा होना चाहिए कि पहले सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाए, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए, रोड मैप तैयार कर लिया जाए, उसके बाद उस पर चला जाए। समझ नहीं आ रहा कि किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किस जल्दबाजी में एक साथ वो 1000 दिशाओं में दौड़ रहे हैं और कोई भी एक दिशा सही नहीं है। अच्छा, आपने ये इतनी बड़ी समिट की है, लेकिन पहले से ही जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, आपके असुरक्षा के माहौल को देखकर और दूसरी परेशानियों को देखकर आप वो यहाँ से कई पलायन करके और कई पलायन करने की स्थिति में दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार के क्या प्रयास है रोकने के लिए? आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो उद्योग मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु जी, उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है, हम उनको जाने नहीं देंगे। कैसे नहीं जाने दोगे आप, ये तो बताइए, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, ये तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन उस तरह की कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ सामान्य बातचीत, हवाई वाला सारा सरकार का खेल चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि सरकार को एक टीम के रूप में सरकार जब तक काम नहीं करेगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब तक फोकस नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और कंटेंट आप देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन तैयार करेगा? डेवलपमेंट
विकास के काम कराने की 3-4 एजेंसियां हैं, लोकल बॉडीज हैं, जिला प्रशासन है, हुडा है और HSIIDC है। सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन तीनों चारों डिपार्टमेंटों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट की प्लानिंग को लेकर ये कभी भी एक टेबल पर नहीं बैठे, कभी भी एक राय इनकी सामने नहीं आई है। हर कोई अपने अपने तरीके से काम करना चाहता है। अच्छा, फिर ये तमाम जो विकास की जो एजेंसियां हैं, ये मैन पावर की इतनी कमी से जूझ रही है कि इनके पास मैन पावर ही नहीं है। जब मैन पावर ही नहीं तो आप काम कैसे करोगे? बिल्कुल। फिर काम कहां से होंगे? फिर आप जो दूसरे उद्योग धंधे लगने हैं, तमाम चीजें, वो कैसे फिर स्थापित होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने को लेकर आपके पास क्या है? अभी कुछ भी पता नहीं है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें 1000 चीजें करने की है। तो कौन सी मुख्य चीज पर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये आपने नहीं बताया अभी तक। तो ये इस तरह की तमाम बहुत सारी चीजें हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। बताइए, अब सरकार क्या एक काम कर सकती है कि जो किसान है, आड़तियों के चंगुल से बचा सकती है सरकार। आज किसान पिस रहा है, मर रहा है, उसको बचाने के लिए सरकार के पास क्या एक ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, क्या काम? खाली मुआवजा राशि बढ़ा देना, लगातार बढ़ा देना, ये समस्या का समाधान नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय हम सुनिश्चित वो दुगनी कर देंगे, 17 तक 22 तक कितने की कही है। पहले आप ये तो बताइए कि किसान की आय कितनी सुनिश्चित आप कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बताया ही नहीं है। तो ये इस तरह की है। आप ठीक है, आप एग्रीकल्चर स्टेट से अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो चीज भी तो क्लियर होनी चाहिए। फिर एग्रीकल्चर का क्या होगा? एग्रीकल्चर में जो इतने लोग हैं, इतने परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है, लोग बाग युवा जो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, कृषि को छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या है? तो कुल मिलाकर जो चीज है, सरकार ठीक है, आपने बहुत सारे MOU पर साइन कर लिए, तमाम चीजें हैं, करिए, बहुत अच्छा है, एक अच्छा काम प्रयास हुआ है। लेकिन ये प्रयास तब अच्छा माना जाएगा, तब सफल माना जाएगा जब ग्राउंड लेवल पर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उस इम्प्लीमेंट के लिए आपकी पॉलिसियां स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी पॉलिसियां फुल प्रूफ होनी चाहिए। आपने जो काम हाथ में लिया है वो एक टाइम पीरियड के अंदर खत्म होना चाहिए। अरुण जेटली जी बहुत अच्छी बात कह के गए, अगर आपकी पॉलिसियां अगर फुल प्रूफ नहीं हुई तो सफर इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट दोनों करेगा। बिल्कुल, ये यहाँ इस मामले में आपको ऐसा लग रहा है कि सफर करेंगे? निश्चित रूप से सफर करेंगे। मैंने कहा ना, अभी देखो, सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसियां बनती है, सबसे बड़ा सवाल देखिए, जब आप पॉलिसी बनाते हो तो फिर वो भ्रष्टाचार का घुन कैसे लग जाता है उसमें, वो क्यों आधी अधूरी रह जाती है, वो क्यों नहीं अपने लक्ष्य तक पहुंचती। तो ये चीजें तो आप इनका सवाल, ये सवाल इनका जवाब तो आपको देना होगा। बिल्कुल, सीधी सी बात है। एक पूरे प्रदेश में आप माहौल बनाइए, पहले ये बताइए कि हमको प्रदेश में इस क्षेत्र में हमको अब काम करना है, वहां इस काम की सबसे अधिक जरूरत है, तब जाकर प्रदेश में एक समान विकास के काम दिखाई देंगे, एक समान काम दिखाई देगा। नहीं तो पॉलिटिशियनों की शिकायत हमेशा रहेगी और पॉलिटिकल इश्यू बनता रहेगा कि प्रदेश में विकास के कामों में असमानता बरती गई है और ये असमानता सरकार के स्तर पर ही बरती गई। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी इस तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए। तो असमान विकास की प्रक्रिया को दूर करना होगा, असमान निवेश जो हो रहा है उसको भी दूर करना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा, एक ब्लूप्रिंट सरकार को पहले से तैयार करना चाहिए था। शायद यही वजह है कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया और आज सरकार के अपने ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना होगा कि हैपनिंग हरियाणा समिट आने वाले वक्त में धरातल पर कैसा उतर पाता है। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।